हेलो स्टूडेंट, इस क्लास 12 की केमिस्ट्री क्लास में आप लोग का दिल से स्वागत है। इस केमिस्ट्री क्लास में हम जो है विलयन का लेसन देख रहे हैं। अगर आप बोर्ड एग्जाम्स, यूपी बोर्ड एग्जाम्स या कोई भी अदर अन्य बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ करके आप अपनी बोर्ड एग्जाम्स की कंप्लीट तैयारी जो है कर सकते हैं। देखिए, हमारे चैनल पर जो है आपको डेली जो है सेकंड मीटिंग में शाम के समय 4 और 5 के बीच में डेली वीडियो जो है पब्लिश किया जाता है। ये जो हमारी केमिस्ट्री क्लास है, हिंदी मीडियम की केमिस्ट्री क्लास है, जिसमें आप अपनी तैयारी जो है बेहतर कर सकते हैं। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तब भी आप हमारे चैनल से जुड़ करके समझ सकते हैं। देखिए, आप डेली कुछ ना कुछ तैयार करते रहिए। देखिए, केमिस्ट्री सब्जेक्ट ऐसा है जो अन्य सब्जेक्ट्स के मुकाबले अगर आप देखें तो इसमें थोड़ा आपको अजीब तरीके से लगता होगा, ये समझ में भी कम आता होगा और इसमें जो है थोड़ा मन भी नहीं लगता होगा। तो घबराइए नहीं, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। इसमें मन भी आपका लगेगा और ये समझ में भी आएगा। देखिए, केमिस्ट्री सब्जेक्ट ऐसा है कि इसको आप थोड़ा थोड़ा करके डेली पढ़िए। बहुत ढेर सारा एक साथ अगर आप पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। एक हेडिंग, दो हेडिंग आप डेली डेली का डेली लेकिन याद करिए। डेली का डेली इसको आप देखिए, समझिए, समझ करके इसको जो है पढ़िए। और थोड़ा थोड़ा जब आप पढ़ोगे लास्ट में आपका फिर बाद में पता चलेगा कि आपको पूरी केमिस्ट्री तैयार हो गई है और आपको पता भी नहीं चलेगा। जैसे आप जानते हैं कि आपके पास बहुत ढेर सारी सामग्री रखी हो खाने की और आप डेली उसमें से थोड़ा थोड़ा खाते रहिए तो एक समय ऐसा जरूर आता है कि वो सामग्री आपका खत्म हो जाता है। उसी प्रकार ये आपकी बुक है, आपको देखने में जरूर मोटी बुक लगती है और ऐसा लगता है कि कैसे खत्म होगा, क्या होगा। कुछ नहीं है, सिलेबस तो पहले की अपेक्षा बहुत कम है, तो इसलिए आप घबराइए नहीं, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। थोड़ा थोड़ा हम आपको डेली पढ़ाते हैं और थोड़ा थोड़ा डेली आप जो है तैयार करते रहिए। कुछ नहीं है, बस आप समझने का फेर है। जब आप 2-4 लेक्चर मेरा देखोगे और फिर धीरे धीरे समझोगे और जब समझ में आने लगेगा तब आप ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगा। उसमें कोई दोबारा आपको देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। बस थोड़ा स्टार्टिंग में कोई भी क्लास होती है तो 1-2 दिन आप जब नया देखोगे, लेकिन जब देखने लगोगे बार बार, आप जब उसको देखोगे तो ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगा। चलिए, कॉपी पेन ले लीजिए। देखिए, विलयन के एक ऐसे टॉपिक के लेके आए हैं। विलयनों की सांद्रता प्रदर्शित करने की विभिन्न विधियां थी, उनको बात किए थे, तथा हमने जो है पिछले लेक्चर्स में हेनरी का नियम जो था उसके बारे में चर्चा किए थे। आज हम जो है आगे नए टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आज का हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, विलयनों के अणुसंख्य गुणधर्म। विलयनों के अणुसंख्य गुणधर्म, इस पर हम बात करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, अगर हम विलयनों के अणुसंख्य गुणधर्म, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, ये हमारा टॉपिक है। देखिए, जो हेडिंग लिखा है, हेडिंग का मतलब आप समझिए। देखो, ऐसे याद करोगे तो याद तो कर लोगे रट करके, लेकिन रटने के बाद फिर आप भूल जाओगे। तो ऐसे नहीं, आप जो है पहले हेडिंग क्या है, हेडिंग के अंदर अपने डिफिनीशन को रखने का प्रयास करो। यानी कैसे आप हेडिंग के बाद जो है आप अपने डिफिनीशन को पकड़ सकते हैं। तो इसको आप समझिए कि इसमें लिखा है विलयनों के अणुसंख्य गुणधर्म। आप जानते हैं कोई भी विलयन होता है तो विलयन में दो चीजें होती है, एक तो विलय होता है और दूसरा जो है विलायक होता है। आप जानते हैं कोई भी विलयन में दो पार्टिकल्स आपको मेन देखने को मिलता है, एक विलय होता है, एक विलायक। विलय जो होता है ज्यादातर सॉलिड लिया जाता है। अरे, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कुल मिला के सॉलिड, लिक्विड, ज्यादातर ये विलय होगा और ये विलायक होगा। तो जो विलयनों के अणुसंख्य गुणधर्म आप जानते हैं, जो विलायक होगा, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए जल है और जल में आप कोई सॉलिड जो है इसमें घोल रहे हैं, सॉलिड पार्टिकल्स घोल रहे हैं। तो जब आप विलायक में विलय के कण डालते हैं तो वही लिखा है विलयनों के अणुसंख्य गुणधर्म। तो भाई, विलय के कण यही होगा ना, विलय के कण होगा। जैसे सॉलिड अगर लिए हो तो इसी सॉलिड को आप इसमें घोल रहे हो। जैसे मान लीजिए विलायक हमारा जल है, तो सॉलिड को जल में घोल रहे हो तो विलय का कण हमारा सॉलिड हुआ। इसमें जब आप जल में घोले, विलयन आपने बनाया, दोनों को घोल करके विलयन आपने बनाया, तो इस विलयन का मेन प्रॉपर्टीज किस पर निर्भर करेगा? इस विलयन के गुण जो होंगे, प्रॉपर्टीज किस पर निर्भर करेगा? क्या जल पर निर्भर करेगा, विलायक पर निर्भर करेगा? विलायक पर नहीं, विलय पर निर्भर करेगा। किस पर निर्भर करेगा?
विलय के कणों पर निर्भर करेगा। किस पर निर्भर करेगा? विलय के कणों पर निर्भर करेगा। तो वही लिखा विलयनों के अणुसंख्य गुणधर्म, यानी जो हमारा विलयन बना है इसमें जो अणु डाले गए हैं उनके अणुओं की संख्या जो है उस संख्या पर जो है इसका विलयन का गुण निर्भर करता है। तो हमारी हेडिंग है विलयनों के अणुसंख्य गुणधर्म, यानी जो विलयन हमारे होते हैं उसमें जो अणु डाले जाते हैं उनकी संख्या के आधार पर उनमें किस प्रकार के परिवर्तन यानी कौन कौन सा परिवर्तन देखने को मिलता है इसके बारे में हम इसमें जो है जानने वाले हैं। किसी आवासशील विलय, अरे जो विलय घोल रहे हो वो पहली बात तो आवासशील होना चाहिए। ऐसा नहीं कि घोलने के बाद वो आवास बन के उड़ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई आवासशील विलय को अगर हम विलयन में घोलते हैं यानी विलयन बनाते हैं तो विलयन के वे भौतिक गुण यानी जो हमारा विलयन तैयार होता है उसका जो भौतिक गुण होता है जो उस विलयन में उपस्थित यानी विलयन का जो भौतिक गुण होता है वो विलयन में उपस्थित विलय की कणों की संख्या पर निर्भर करता है। अरे जो हमारा विलयन बना तैयार हुआ उसका जो भौतिक गुण है वो किस पर निर्भर कर रहा है? उसमें जो विलय के कण डाले गए, आवासशील विलय के कण डाले गए वो उसके संख्या पर जो है निर्भर करता है। विलयन का जो भौतिक गुण होता है वो आवासशील विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। ये जो निर्भर करता है इसी को विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। यानी ये जो बात है इसी को कहा गया विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। अब ये कैसे जानोगे कौन कौन ऐसा गुण प्रदर्शित करते हैं? तो देखिए एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखा जाए इसमें सबसे पहला है परासरण दाब। आपको जो देखने को मिलेगा परासरण दाब जो है कणों की संख्या पर निर्भर करता है। एक तो परासरण दाब जो है देखने को मिलेगा। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन ये आपको दूसरा जो है देखने को मिलेगा। अगला है क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन। और अगला मिलेगा हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन। तो ये जितने नाम हमने बताए इसमें आपको विलय के कणों की संख्या पर जो है विलयन का जो भौतिक गुण होता है वो उस पर निर्भर करता है। एक तो परासरण दाब आपको देखने को मिलेगा कि विलय की कणों की संख्या पर ही परासरण दाब जो है अलग अलग आपको देखने को मिलेगा। अगला वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या होता है ये भी विलय की कणों की संख्या पर देखने को मिलेगा। अगला क्वथनांक में उन्नयन कम ज्यादा जो होगा वो भी विलय की कणों की संख्या पर होगा। और हिमांक में अवनमन जो होगा ये भी विलय की कणों की संख्या पर निर्भर करता है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। ये जो 1 2 3 4 हमने बताए ये चारों जो है विलय की कणों की संख्या पर निर्भर करता है। तो ये विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं। आपसे पूछा जा सकता है विलयन में अणुसंख्य गुणधर्म में कौन कौन आता है? तो ध्यान रखिएगा परासरण दाब, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में अवनमन। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम परासरण दाब, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन इन सब को हम बारी बारी से पढ़ने वाले हैं। यानी सब को जो है हम बारी बारी से देखने वाले हैं। अब एक लेक्चर में नहीं आ पाएगा लेकिन हम परासरण दाब जो है अभी स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे डिफ्यूजन। ये विसरण क्या होता है? विसरण, पहले हम विसरण के बारे में। विसरण देखो लिखा है डिफ्यूजन, विसरण को मतलब विसरित होना। क्या होना? विसरित होना। और विसरित होने का मतलब ये है कि भाई कोई चीज रखा है धीरे धीरे फैल जाए, पूरे में फैल जाए। तो इस तरीके से आपने देखा होगा कि जैसे कोई रूम है, रूम में अगर थोड़ा सा सेंट जो है खोल दिया जाए तो थोड़ा सा सेंट अगर छोड़ते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है पूरे रूम में जो है स्मेल आने लगती है। तो अब वो किस तरीके से पूरे रूम में स्मेल आने लगी, कैसे वो फैला? तो विसरण के तहत फैला। इतनी बात समझ में आई? कैसे फैला? विसरण के तहत। देखिए इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि किसी विलय को विलायक में, अरे आप विलयन पढ़ रहे हो तो विलयन में विसरण कहाँ से होगा? विलय और विलायक की ही बात होगी। तो जब हम विलय को विलायक में जो है घोलते हैं, जब किसी विलय को विलायक में घोलते हैं तो घोलने पर होता क्या है कि विलय का जो कण होता है, विलय के जो पार्टिकल्स होते हैं वो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर स्वतः प्रवाहित हो जाते हैं। कैसे प्रवाहित हो जाते हैं? यानी अधिक सांद्रता से
कम सांद्रता की ओर विलय के कणों का स्वतः प्रवाह जो है यानी बिना किसी बाउंडेशन के अपने आप प्रवाह होना विसरण कहलाता है। बात समझ में आई कि नहीं? यानी जब हम विलय के कणों को विलायक में मिलाते हैं तो विलायक में मिलाने पर विलय के कणों का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर स्वतः प्रवाह होना विसरण कहलाता है। इतनी बात समझ में आई? जैसे हमने आपको एक उदाहरण सेंट का दे दिया कि सेंट का अगर शीशी अगर खोल देते हैं तो पूरे रूम में जो है स्मेल फैल जाती है, वो विसरण होता है। और आपने देखा होगा कि जैसे मान लीजिए जल आपके एक कोई टैब हो, टैब में अगर जल भरा है और उसमें क्या करते हैं, कोई कलर रंग का टुकड़ा अगर छोटा से डाल देते हैं। अब ऐसे समझ लीजिए विलयन पढ़ रहे हो ना, तो विलय में आपका विलायक जल हो गया और जल में आप कलर का टुकड़ा रंग सॉलिड डाल रहे हो, तो आप थोड़ी देर बाद देखोगे वो कलर जो है धीरे धीरे आपको फैलता हुआ नजर आएगा और अंत में क्या होता है कि पूरे टैब एक समान जो है रंगीन हो जाता है। यानी कलर जो है धीरे धीरे फैलता हुआ जाएगा और फैलते फैलते पूरे जल को जो है एक समान विलयन बना देता है। तो इस रंग के टुकड़े का पूरे जल में इस प्रकार का फैलना विसरण कहलाता है। समझ में आई बात? विसरण क्या है इसको जाने रहिएगा, ये कभी कभी एग्जाम में पूछा गया है कि विसरण किसे कहते हैं। जैसे उदाहरण में हमने आपको बता ही दिया कि अगर हम किसी जल से भरे टैब में या जल से भरे पात्र में एक कलर का टुकड़ा डालते हैं या आप इंक डालते हैं तो वो धीरे धीरे जो है पूरे जल में एक समान रूप से फैलना विसरण कहलाता है। समझ में आ गई बात? अब विसरण के बाद हम जो है प्रासरण की बात कर लेते हैं। प्रासरण, ऑस्मोसिस। ये प्रासरण क्या होता है ध्यान समझिएगा। ये हमारा मान लीजिए किशमिश है, चलो एक एग्जाम्पल लेके देख लो। ये किशमिश है तो किशमिश में जो विलय पार्टिकल अरे अंदर में मीठा होगा, मीठापन होगा, वो अंदर में भरा होगा और ये हमारा जल है, जल विलायक है। अब किशमिश को अगर हम जल में डालते हैं तो होता क्या है कि ये जो है वाटर जो है, ये जो हमारा विलायक है, जल है, ये अंदर में काफी गाढ़ापन होता है। इसकी सांद्रता जो है अधिक होती है, सांद्रता जो है अधिक होती है और इसकी सांद्रता कम होती है। तो कम सांद्रता से, ध्यान समझिएगा, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता, अरे जिसमें चीनी ज्यादा है, पानी उसमें है ही नहीं, कम पानी है, तो इसकी सांद्रता अधिक होगी, इसकी सांद्रता कम होगी। तो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर विलायक के कणों का, किसका? ये विलायक है भाई, ये विलायक है, विलायक, और अंदर में जो है ये विलय है। कौन है? विलय इसमें ज्यादा है ना। तो विलायक के अणुओं का कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर अर्धपारगम झिल्ली। अरे अब इसमें क्या छेद थोड़ी है, ये कवर लगा है ना, तो इस कवर को बोलते हैं अर्धपारगम झिल्ली। इसे बोलते हैं अर्धपारगम झिल्ली। यानी जो ये लेयर है, अरे टुकड़ा जो है, टुकड़े के ऊपर की जो परत होगी उसे हम अर्धपारगम झिल्ली बोलते हैं। तो इसमें होगा क्या, विलायक के अणुओं का कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर अर्धपारगम झिल्ली द्वारा स्वतः प्रवाह क्या कहलाता है? प्रासरण कहलाता है। स्वतः प्रवाह प्रासरण कहलाता है। इसमें तीन बातें हैं। एक तो अर्धपारगम झिल्ली का होना आवश्यक है। अभी अर्धपारगम झिल्ली क्या है इसके बारे में अलग से बताते हैं। एक तो अर्धपारगम झिल्ली का होना आवश्यक है, दूसरा जा कौन रहा है? विलायक जल रहा है, यानी जल जा रहा है, जल पानी, अरे जो ज्यादा होगा उसकी बात हो रही। ये पानी ज्यादा है तो ये विलायक होगा, विलायक की ओर जा रहे हैं। और कहाँ जा रहे हैं? विलय में जा रहे हैं, यानी जिसमें विलय के अणु जिनकी सांद्रता ज्यादा है, जहां पर विलय के कण अधिक है, विलायक के कण कम है, वहां की ओर जा रहे हैं। तो विलायक के अणुओं का अर्धपारगम झिल्ली द्वारा अधिक सांद्रता की ओर स्वतः प्रवाह जो होता है वो जो है प्रासरण कहलाता है। बात समझ में आई? देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि कम सांद्रता वाले विलयन से, यानी कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक मोलर सांद्रता वाले विलयन की ओर, कम मोलर सांद्रता वाले विलयन से अधिक मोलर सांद्रता वाले विलयन की ओर विलायक के अणुओं का अर्धपारगम झिल्ली द्वारा, एक मेन बात इसको याद रखना, अर्धपारगम झिल्ली द्वारा स्वतः प्रवाह प्रासरण कहलाता है। इतनी बात समझ में आ गई। और विसरण में हमने कहा था कि किसी विलय को विलायक में घोलने पर विलय के कणों का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर स्वतः प्रवाह। इसमें क्या हो रहा है? देखो इसमें पहली बात तो विलय का जो कण था
वो विलायक में जब घोल रहे थे तो विलय का कण जो है विलायक में अपने आप चारों तरफ फैल जा रहा था। इसमें कोई अर्धपारगम झिल्ली नहीं थी। तो ये आपका विसरण था। इसमें क्या है कि इसमें विलय नहीं जा रहा है, इसमें विलायक जा रहा है। विलायक जो है कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर विलय की ओर जा रहा है। और कैसे जा रहा है? वो अर्धपारगम झिल्ली को पार करके जा रहा है, इसलिए जो है प्रासरण कहलाता है। तो समझ में आ गया प्रासरण क्या है। प्रासरण का एग्जाम्पल आप बता सकते हैं, जैसे किशमिश को अगर हम जल में डालते हैं तो किशमिश फूल जाती है। तो ये जो है आपका प्रासरण का जो है एग्जाम्पल हो जाएगा। अब इसके बारे में और डिटेल से प्रासरण और विसरण में अंतर की बात करेंगे। तो ये प्रासरण और विसरण क्या होते हैं, समझ में आ गई बात। इसमें हमने एक टॉपिक कहा है अर्धपारगम झिल्ली। तो पहले हम अर्धपारगम झिल्ली क्या होती है इसको देख लेते हैं। देखिए, अगर हम अर्धपारगम झिल्ली की बात करें तो अर्धपारगम झिल्ली क्या होती है। देखिए, वह झिल्ली जिसमें विलय के कण एक ओर से दूसरी ओर नहीं जा पाते, यानी ऐसी झिल्ली होती है। मान लीजिए इधर विलय है और इधर जो है विलायक है, यानी ऐसी झिल्ली जिसमें जो विलय का कण है एक ओर से दूसरे, ये है मान लीजिए ये अर्धपारगम झिल्ली है। पारगम में झिल्ली, ध्यान समझिए, यानी अर्धपारगम झिल्ली वह झिल्ली होती है जिसमें विलय के कण एक ओर से दूसरी ओर, यानी इस झिल्ली को ऐसी झिल्ली हो जिसमें विलय के कण एक ओर से दूसरी ओर नहीं जा पाते हैं, लेकिन विलायक के कण जो है एक ओर से दूसरी ओर चले जाते हैं। ऐसी झिल्ली को अर्धपारगम झिल्ली कहा जाता है। बात समझ में आई कि नहीं। अर्धपारगम झिल्ली वह झिल्ली होती है जिसमें विलय के कण एक ओर से दूसरी ओर, यानी ये जो है इधर से इधर नहीं आ पाएगा, नहीं जा पाते हैं, जबकि विलायक के कण जो है एक ओर से दूसरी ओर चले जाते हैं। तो ऐसी झिल्ली को हम जो है अर्धपारगम झिल्ली कहते हैं। बात समझ में आई कि नहीं। अरे इसमें विलय के कण इधर से उधर नहीं जा पाते हैं, जबकि विलायक के कण इधर से उधर जा पाते हैं। ऐसी झिल्ली को हम जो है अर्धपारगम झिल्ली कहते हैं। अब अर्धपारगम झिल्ली कहाँ कहाँ आपको देखने को मिलेगी। जैसे आपने अंडा देखा होगा, अंडे की झिल्ली, अंडा उबालते हैं तो उसके अंदर जल जाता है तभी तो सॉलिड हो जाता है, तो अंडे की झिल्ली है। और आप कोशिकाएं जो होती है, तो कोशिका की जो झिल्ली होती है वो भी जो है आपका अर्धपारगम झिल्ली के तरीके से काम करता है। और आपने देखा होगा किशमिश में भी अंदर का पानी बाहर आता है, बाहर से अंदर जाता है, तो वो भी अर्धपारगम झिल्ली का काम करता है। और जितने फल देखे होंगे, फलों के आवरण भी जो है वो भी जो है अर्धपारगम झिल्ली का काम करते हैं। तो ये तो हो गया अर्धपारगम झिल्ली क्या है। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। हमने आज क्या क्या देखा। हमने जो है विलयनों के अणुसंख्य गुणधर्म देखे, और जो है इसमें विसरण क्या होता है, प्रासरण क्या होती है, और अर्धपारगम झिल्ली क्या होती है। अगले लेक्चर्स में हम जो है और आगे डिटेल में बात करेंगे। इस क्लास में बस इतना ही।